तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर होंगे। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, हम अपने बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार दर्शाती हैं। तो बताएंगे बताएंगे इसमें पहला हमारा है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। बी है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और सी है, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघुवयस्क मन होता है। डी है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। बच्चों, एक बात आप लोग और बताओगे कि जो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से इसके जो चार अवस्थाएं हैं इनकी, वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें कि वो चार अवस्थाएं ये हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी हमारी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 और 16 के बीच में होती है। इसमें हमारा ऑप्शन है, हम आपको बता दें, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो गुणात्मक रूप से इसके चार विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसमें ऑप्शन आपका यही फॉलो करता है कि बच्चों के जो विकास के मतलब जो पैटर्न होते हैं ये सार्वभौमिक तरह से होते हैं। सभी तरीक़ों से इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इसमें हमारा बी वाला सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास किस प्रकार से, किस तरह से होता है। चार ऑप्शन हैं। पहला है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। बी है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। और सी है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। डी है, प्रकृति में असंतत है। अब इसमें देखिए, एक हम आपको बता दें टैग वर्ड है जो कि लेव वाइगोस्की के अंतर्गत आता है। यदि आप लोग कहीं भी सामाजिक सांस्कृतिक ये टैग वर्ड अगर आप लोग कहीं भी देखते हैं तो उसको बिना जाने बिना पूछे किसी से आप लोग उसको टिक करिए। क्योंकि लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो बच्चे का विकास होता है वो कहीं ना कहीं सीधे मतलब सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिवेश होता है इसमें आने के बाद ही होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें भी हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, आप लोग अपने अपने स्कोर हमको लास्ट में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने स्कोर बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। पहला ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। बी है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। और सी है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखता है। और डी है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर दीजिए। इसमें बच्चों हम आपको बता दें कि बी वाला सही है, जिसमें कहा गया है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। सीमा पूछा गया है दोस्तों, इसमें सोच समझ कर ऑप्शन इसमें देना था। इसमें बी वाला ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि इसमें कहा गया है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों, हम आपको बताए थे कि ये टैग वर्ड किसका है, ये टैग वर्ड लेव वाइगोस्की का है, न कि जीन पियाजे का है। इन्होंने इसको अपनी मतलब एक लास्ट सीमा मानी है, तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसमें कहा गया है इनके अनुसार, ये अपने अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक को सही नहीं मानते हैं। तो वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक बात और बच्चों ध्यान से देखेंगे कि आपके पेपर में अभिकथन से 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा और पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, किस तरह से किया जाता है चलिए हम लोग पढ़ के बताते हैं आपको। इसमें कथन दिया गया है, कथन क्या दिया गया है, प्रतीक, सारी मित्रों गलत हो गया है, इसमें प्रतीक था।
प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 6 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। अब इसमें कारण क्या दिया गया है? क्योंकि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। मित्रों, हम आपको बता दें, इसमें देखिए जो आपका कथन दिया गया है वो तो पूरी तरह से सही है। उसमें कहा क्या गया है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 6 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करता है। अब इसमें कारण क्या दिया गया है कि लैंगिक अंतर जो होता है ये जन्मजात होता है। पूरी तरह से गलत कारण जो दिया गया है, पूरी तरह से गलत दिया गया है। लैंगिक अंतर जो होता है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक अंतर जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है बच्चों। वो यहाँ आने के बाद जो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो रूढ़िवादिता होती है, जो रूढ़िवादिता होती है बच्चों, ये इस समाज में आने के बाद ही बच्चों को बताया जाता है कि लड़की का काम होता है घर के काम करना और जो लड़कों का काम होता है वो बाहर का काम करना होता है, न कि ये जन्मजात होता है। तो इसमें आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से करेंगे, अन्यथा गलत भी हो सकते हैं। पूरी तरह से पहले कथन को पढ़िए, उसके बाद कारण से रिलेट करिए, उसके बाद ही ऑप्शन पे जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। इसमें कहा, ऑप्शन में क्या कहा गया है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? देखिए बच्चों, इसमें आपको सोच समझ कर बताना है। बी वाला है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। सी है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। और डी आपका है पानी के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। अब आप बताइए इसमें सही कौन सा है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। एक प्रकार से कहा जाए तो बच्चा सोचने और समझने के लिए मजबूर हो, वो अपनी समस्या को किस प्रकार से हल करेगा इस चीज़ को वो सोचे, न कि डायरेक्ट उत्तर दे दे। तो इसमें उसको सोचने के लिए मजबूर करना है। और इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। ये तो फैक्ट है ना बच्चों, कि एक प्रकार से कहा जाए तो बच्चा बता सकता है कि कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां, तो उसे सोचने के लिए मजबूर कहाँ किया गया है। बी वाला है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी बच्चा बता सकता है, ये भी फैक्ट है। सी है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, बच्चा ये भी बता सकता है। अन्यथा डी वाला जो आपका ऑप्शन है, इसमें क्या कहा गया है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। बच्चा इसमें सोचने के लिए मजबूर होगा मित्रों। और कैसे होगा कि क्योंकि इसमें कहा गया है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका, बच्चा सोचेगा कि पानी के बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वो सोचेगा, सोचने के लिए वो मजबूर होगा। और कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है, बच्चा ये भी सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है, पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा ये सब सोचेगा। अन्यथा ये सब जो क्वेश्चन ऑप्शन आपके जो पहले दिए गए हैं, जैसे ए वाला है, बी वाला है, सी है, इसमें सब फैक्ट पूछा गया है। लेकिन जो डी वाला आपका ऑप्शन है, इसमें पूरी तरह से बच्चे को सोचने पे मजबूर किया गया है। तो इसमें आपका डी सही है पूरी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही है। इसमें पहला है कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। बी है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। सी है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। और आपका लास्ट एंड डी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जहाँ कहीं भी आपको मानकीकृत पाठ्यचर्या या फिर मानक पाठ्यचर्या, ये सब अगर आपको जहाँ कहीं भी दिखते हैं, आप देखते ही कट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन बच्चों कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है।
अब इसमें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले में कहा गया कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए, एक बात और आज हम आपको बता देते हैं। आप पेपर में जहाँ कहीं भी इस वर्ड को देखेंगे, ये पूरी तरह से निगेटिव वर्ड है। देखते ही गलत काटेंगे इसको। ये पूरी तरह से निगेटिव वर्ड है दोस्तों। और आपका देखिए बी वाला, इसमें क्या कहा गया कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि हमें अपने पाठ्यक्रम में, जैसे बच्चों को पढ़ाते समय पाठ्यक्रम को जितना हो सके उतना सुलभ तरीके से पढ़ाया जाए और पाठ्यक्रम को उतना लचीला बनाया जाए। बहुत अच्छी बात कही गई है और हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन सही भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही है। पहला है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। दूसरा है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। अच्छा। तीसरा है सी प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। डी है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पूरी तरह से सही है। हम आपको बता दें कि जो आपका ये पहला वाला ऑप्शन है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। अप्रासंगिक नहीं होता है बच्चों, प्रासंगिक होता है। और दूसरा वाला जो है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उपेक्षा कर दिया गया है, इसलिए ये पूरी तरह से गलत हो गया है। और सी वाले में कहा गया है कि प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार। अगर हम प्रमाण को दे रहे हैं तो बिना विश्लेषण के कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही उसे स्वीकार किया जाएगा, न कि बिना विश्लेषण के। तो सी वाला ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत है। डी वाले में कहा गया है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पूरी तरह से सही ऑप्शन है। मित्रों, हम आप लोगों को बता दें, आप लोग हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आने वाले कल में जो कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है 7 जुलाई को, उसके पहले हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एक अच्छे अंक के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत्न हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? कथन और कारण का क्वेश्चन फिर से है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कथन का। बच्चों में क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या दिया गया है? खोज अधिगम में शिक्षा का अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अब बताइए इसमें सही कौन सा है? इसमें कथन को एक बार फिर से पढ़िए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता। अगर भिन्नता है तो क्या है? और कारण में क्या दिया गया है कि खोज अधिगम में शिक्षा का अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है? ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरे में कहा गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा है ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें हम आपको बता दें कि तीसरा आपका सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि इसमें आर जो है सही व्याख्या नहीं है। इसमें जो आपका दिया गया है इसमें ए तो सही है और आर भी सही है, लेकिन जो व्याख्या दिया गया है ए के मुताबिक आर का जो व्याख्या किया गया है, जो कारण बताया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मतलब वो फॉलो नहीं करता है। ये सही व्याख्या आर ए की नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई बहन के रिश्ते किस प्रकार से होते हैं? समाज में क्या भूमिका इसकी होती है? आप लोग बताएंगे। इसमें पहला ऑप्शन आपका है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तीसरा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं।
और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, अभी इसके पहले वाले दो तीन पहले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड नज़र आए, आप उसको देखते ही कट करिए, क्योंकि केवल निगेटिव वर्ड है। केवल वाला केवल पूरी तरह से निगेटिव है। और दूसरे में कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तीसरा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है मित्रों। इसमें कहा क्या गया है, पहले ध्यान से ये देखेंगे। इसमें कहा गया है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही। ये जो माता पिता का संबंध होता है और जो साथियों का संबंध होता है, इनसे तो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ये भिन्न होता है। और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बाल्यावस्था का जो अवस्था जो होती है, ये बाल्यावस्था की, तो इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण में। तो इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसमें समान है जबकि किसमें वे भिन्न हैं। ऑप्शन को पूरी तरह से देखेंगे अच्छे से पहले, उसके बाद ऑप्शन को चूज करेंगे। पहला ऑप्शन है गतिवर्धन संवर्धन, दूसरा है समायोजन संशोधन और तीसरा है संशोधन समायोजन, चौथा है संवर्धन और गतिवर्धन। क्वेश्चन में कहा गया है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं। अब यहाँ से देखिए, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान होती हैं। किस में समान होती हैं? समायोजन में। समायोजन में समान होती हैं, जबकि वे संशोधन में वो पूरी तरह से भिन्न हो जाती हैं। संशोधन में क्या हो जाती हैं? वे भिन्न हो जाती हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है मित्रों कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, एक कक्षा में जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसमें क्या भिन्न होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, क्या ये भिन्न होती है। दूसरा, सीखने की तेज गति। तीसरा, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। चौथा, शारीरिक विकास की तेज गति। इसमें आपका पहला गलत है, समझ की अग्रवर्ती गहनता, ये पूरी तरह से गलत है। और तीसरा जो है, तीसरे में क्या कहा गया है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं मित्रों, वो अपने ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। सब कुछ वो खुद से करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं वो, न कि दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। और चौथे में शारीरिक विकास की तेज गति। देखिए, कोई भी बच्चा इसलिए प्रतिभाशाली नहीं हो जाता कि उसकी शारीरिक जो विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। कोई भी बच्चा इसलिए प्रतिभाशाली नहीं हो जाता है। और ये इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन आपका है, इसमें सीखने की तेज गति। हाँ, सामान्य बच्चा जो है और जो प्रतिभाशाली बच्चा है, सामान्य बच्चे की तुलना में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो उसमें जो सीखने की गति होती है वो कहीं ना कहीं तीव्र होती है। तो इसमें हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है पूरी तरह से सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है कि बच्चों के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। कि इसमें क्या कह दिया गया है कि बच्चों के पास तेज आवाज़ करके, अगर कोई बच्चा सुनने में अक्षम है, नहीं सुन पा रहा है ठीक से, तो उसके पास तेज आवाज़ करके हम इस चीज़ का परीक्षण नहीं कर सकते हैं कि उसके पास श्रवण बाधिता है। दूसरे में कहा गया है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। हाँ, श्रवण बाधिता जो है वो कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कान में कोई कमी हो जाए तभी श्रवण बाधिता होगी, ये जन्मजात भी होती हैं। तीसरे में कहा गया है कि सभी श्रवण बाधिता
वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा जिसे साइन लैंग्वेज भी कहते हैं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी श्रवण बाधिता वाले बच्चे हैं उनको साइन लैंग्वेज अर्थात सांकेतिक भाषा के जरिए ही हम उनको समझाएं। ये भी पूरी तरह से गलत है। चौथे में कहा गया कि श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। कहा क्या गया है कि श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की जो क्षमता होती है, जो आपस में वाद विवाद करने की जो क्षमता होती है, उसे ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है मित्रों। तो इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। क्वेश्चन आपका निगेटिव है। देख लीजिए कि पहले ये देखिए आप आपकी क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। सही नहीं होगा ये पूछा है। इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। पूरी तरह से सही ऑप्शन है ये, क्योंकि ये ऑप्शन भी पूरी तरह से निगेटिव है। ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्यों भाई? शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित नहीं किया जाता है। एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि एक शिक्षार्थी को वो आंतरिक रूप से प्रेरित करे, न कि कोई पुरस्कार देके उसे ये प्रेरित करे कि बच्चे 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 में ये भावना डाल दी जाए कि बच्चा ये करके लाए तो उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा, बच्चा ये करके लाए तो उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये बाहरी रूप से प्रेरित करना हुआ। बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो ये पूरी तरह से गलत ऑप्शन है। और क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव है तो ऑप्शन भी उसका निगेटिव ही होगा। तो ये सही है। दूसरा आपका देखिए पूरी तरह से सही है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ये भी सही है। चौथा है, ज्ञान व्यक्तिपरक है। सही है। निगेटिव आपका पहला है तो पहला आपका सही भी होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी निगेटिव है। चलिए इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, और चौथे में कहा गया है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। अगर कोई बच्चा है वो समस्या समाधान से जूझ रहा है, किसी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा है, तो एक शिक्षक को किस प्रकार से मदद करना करना होगा या फिर करना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जहाँ कहीं भी आप हतोत्साहित देखेंगे, देखते ही कट करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत है। और दूसरे में क्या कहा गया है, उसे उत्तर प्रदान करके। अगर आप डायरेक्ट उसे, कोई बच्चा समस्या समाधान में पड़ा है, अटका पड़ा है, तो यदि आप उसे डायरेक्ट उत्तर दे देंगे तो वो बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा सीखेगा कैसे। अगर डायरेक्ट आप उसे उत्तर दे देते हैं तो बच्चा सीख कैसे सकता है। तो ये भी पूरी तरह से गलत है। और तीसरा, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। एक शिक्षक का यह कर्तव्य तो नहीं होता कि अगर कोई शिक्षार्थी, कोई बच्चा अगर किसी समस्या में अटका पड़ा है तो उसे, एक शिक्षक को चाहिए कि वो बताए कि उस समस्या से वो बच्चा किस प्रकार से निकल सकता है, ना कि ये कह दे शिक्षक कि बच्चे तुम क्या करो कि इस समस्या को मत सुलझाओ और समस्या को ही छोड़ दो। छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। चौथा आपका कहा गया है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। पूरी तरह से सही है। उसे मंथन करना चाहिए, करने के लिए कहना चाहिए, और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को कहना चाहिए कि तुम अपने विचार विमर्श करो और अपने एक नए विचार को उत्पन्न करो और अपने मन में मंथन करो कि हम इस समस्या से किस प्रकार से निकल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 15वां। लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है।
आप लोग बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? पहला है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, दूसरा है अनुबंधन और पुनर्बलन, तीसरा है सहकारी अधिगम, चौथा है सजा और शर्मिंदगी के डर। बताइए इसमें कौन सा सही होगा, बताइए। प्रतिस्पर्धी लोकाचार, कहीं भी प्रतिस्पर्धा अगर देखिए आप उसको तुरंत गलत करिए, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। अनुबंधन और पुनर्बलन, ये भी आपका सही नहीं होगा। तीसरा सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम मतलब एक दूसरे की सहायता करके जो अधिगम होता है उसे हम सहकारी अधिगम कहते हैं, और यही ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही भी है। चौथा आपका सजा और शर्मिंदगी के डर, जहाँ कहीं भी आप सजा देखिए, डर देखिए, प्रताड़ना देखिए, भय देखिए, इसको देखते ही कट करिए, तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली नई वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।